बात 19 मई 1960 की है। आसमान उस दिन पूरी तरह से साफ था, जैसे नीले पर्दे पर इतिहास खुद को लिखने जा रहा हो। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विमान में सवार थे और गाजा शहर की ओर जा रहे थे। नीचे धरती दूर दूर तक फैली थी और ऊपर बादलों के बीच उनका विमान शांति से अपनी राह पर बढ़ रहा था। लेकिन यह शांति ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही विमान इजरायली हवाई क्षेत्र के ऊपर पहुंचा, अचानक आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट गूंजी। पल भर में दो इजरायली फाइटर जेट्स बिजली की तरह प्रकट हुए। उनकी नुकीली नाकें सीधे नेहरू जी के विमान की ओर थी और उनके इंजन की गर्जना ऐसा एहसास करा रही थी मानो आसमान खुद सांस रोक कर देख रहा हो। दोनों जेट्स ने उस विमान को हवा में ही घेर लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू सवार थे। कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर वे इतने नज़दीक आ गए कि लगता था बस हाथ बढ़ाकर इस विमान को लपक लेंगे। इस विमान के भीतर बैठे लोग खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। दिल की धड़कनें इंजन की आवाज़ के साथ ताल मिला रही थी। फाइटर जेट्स हवा में कलाबाजियां करने लगे, ऊपर उठते नीचे झपटते, फिर अचानक बगल से गुजरते हुए। यह कोई साधारण उड़ान नहीं थी, यह ताकत और चौकसी का मौन प्रदर्शन था। आसमान में यह नाटकीय घेरा देर तक बना रहा, मानो हर पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा हो। ऐसा लग रहा था कुछ होने वाला है, शायद उसमें नेहरू जी समेत सभी की जान चली जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद फिर वो फाइटर जेट्स जैसे आए थे वैसे ही धीरे धीरे पीछे हटने लगे। आसमान फिर से खुला, रास्ता साफ हुआ और वो विमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। लेकिन उस दिन उन कुछ मिनटों के लिए आसमान सिर्फ नीला नहीं था, वह तनाव, गर्जना और इतिहास की धड़कनों से भरा हुआ था। दरअसल यह वो वक्त था जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगवानी में भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहा था। 1950 से 1960 के दशक के बीच तक संयुक्त राष्ट्र ने अरब और इजराइल के बीच शांति समझौते के जितने प्रयास किए, उसमें भारत की अहम भूमिका रही। इस बीच राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री के सम्मेलन से लौटते वक्त नेहरू ने गाजा में तैनात भारतीय सैनिकों से मिलने पहुंचे थे। गाजा में उतरने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विमान को थोड़ी देर के लिए इजरायली क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना जरूरी था। इस रूट में संयुक्त राष्ट्र के विमान की उड़ान बहुत ही सामान्य बात थी। साथ ही यह बात इजराइल को अच्छी तरीके से पता था कि इस विमान में भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू भी सवार है। हालांकि भारत की तरफ से इजराइल को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। नेहरू जी की यात्रा का मीडिया ने अच्छे से कवरेज किया था, इसीलिए इजरायली अधिकारियों को नेहरू जी के उस विमान में सवार होने की बात की जानकारी निश्चित रूप से रही होगी। खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना का जिक्र कुछ महीने बाद संसद में किया था। उन्होंने कहा कि इजराइल की ओर से ऐसा किया जाना अवांछित था। भारतीय विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री के गाजा में उतरने के बाद भी उन विमान ने गाजा हवाई क्षेत्र के पास 2 बार उड़ान भरी थी। हालांकि इस घटना पर भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई, क्योंकि यह विमान संयुक्त राष्ट्र का था और उसने ही भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की व्यवस्था की थी। इसीलिए भारत सरकार ने माना कि इस मामले को देखना संयुक्त राष्ट्र का काम है। इस घटना के एक दिन बाद संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव डैन हैमरस्कोल्ड ने जवाहरलाल नेहरू को खत लिखकर समझाया कि विमान को गाजा हवाई पट्टी पर उतरने के लिए इजरायली क्षेत्र में उड़ान भरना तकनीकी रूप से जरूरी था। इस स्थिति के बारे में इजरायली अधिकारियों को
अच्छी तरह से पता भी था। उन्होंने इस घटना पर गहरा खेद जताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की इसमें कोई गलती नहीं है। वहीं यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम सिंह ज्ञानी ने इस घटना के लिए इजरायलियों को दोष दिया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इजराइल को दोषी ठहराया। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सेवा के राडार स्क्रीन पर लड़ाकू विमान संयुक्त राष्ट्र के विमान के साथ उड़ान भरते देखे गए थे और इस वजह से इजरायली विमान को उन विमानों को रोकने का काम सौंपा गया था। इजरायली प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को यह भी बताया कि इजरायली वायुसेना को संयुक्त राष्ट्र के विमान में सवार लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इजरायली प्रधानमंत्री की इस बात को खारिज कर दिया था। इस घटना के पीछे इजराइल दोषी था या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन हालात देखकर यही लगता है कि इसमें इजराइल की कहीं ना कहीं गलती जरूर थी, या फिर ये भी हो सकता है कि इजराइल ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। ऐसा तब हुआ था जबकि भारत उन देशों में शुमार था जिसने शुरुआत में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी। इजराइल 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग में पहले इजराइल ने भारत का समर्थन हासिल करना चाहता था। उसने भारत सहित तमाम देशों को चिट्ठी भेजकर यहूदी राष्ट्र को मान्यता देने का अनुरोध किया था। हालांकि भारत ने शुरू में इसका जवाब नहीं दिया। इस बीच इजराइल ने प्रमुख यहूदी चेहरा और दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के जरिए भारत की मदद हासिल करनी चाहिए। आइंस्टीन और जवाहरलाल नेहरू के संबंध दोस्ताना थे, लिहाजा 13 जून 1947 को अपने 4 पेज के खत में आइंस्टीन ने नेहरू को लिखा, प्राचीन लोग जिनकी जड़ें पूरब में है अरसे से अत्याचार और भेदभाव झेल रही हैं, उन्हें न्याय और समानता चाहिए। 11 जुलाई 1947 को इस खत का जवाब देते हुए नेहरू जी ने लिखा, मुझे यहूदियों के प्रति बहुत सहानुभूति है, तो अरब लोगों के लिए भी है। मैं जानता हूं कि यहूदियों ने फिलिस्तीन में बहुत शानदार काम किया है और उन्होंने वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधारने में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन एक सवाल मुझे परेशान करता है, आखिर इतने बेहतरीन कामों और उपलब्धियों के बावजूद वो अरब का दिल जीतने में क्यों कामयाब नहीं हुए? वो अरब को उनकी इच्छा के खिलाफ क्यों अपनी मांगे मनाने के लिए विवश करना चाहते हैं? इसके बाद 17 सितंबर 1950 को भारत ने औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी। ये भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत थी। इसके बाद तो इजराइल तो जैसे भारत का फैन ही बन गया। भारत जब भी पड़ोसियों द्वारा पैदा की गई मुसीबत में फंसा, सबसे पहले मदद के लिए इजराइल के हाथ उठे। वो हमेशा बिना मांगे मदद को आतुर दिखता था, जबकि इजराइल को अपना सबसे प्यारा दोस्त मानने में भारत हमेशा हिचकिचाता रहा। इसकी वजह ये भी थी कि भारत अरब देशों से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता था। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया था, जबकि कई ऐसे मौके आए जब इजराइल ने अपनी दिलचस्पी हमेशा से दोस्ती में दिखाई, लेकिन हम उससे दोस्ती से बचते रहे। 1962 में भारत चीन युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इजराइल से मदद मांगी तो इजराइल तैयार भी हो गया। माना जाता है कि हथियारों की कुछ खेप भारत पहुंची भी, लेकिन नेहरू नहीं चाहते थे कि इजराइल से हथियार मंगाने की बात सार्वजनिक हो। इसीलिए नेहरू जी ने इजराइल के सामने शर्त रख दी कि जिस शिप से हथियार आ रहे हैं उन पर इजराइल का फ्लैग ना हो, दूसरे सभी हथियारों पर इजराइल की मार्किंग ना की जाए। इजरायली प्रधानमंत्री को नेहरू की शर्तें मंजूर नहीं थी, लिहाजा बात बिगड़ गई। अमेरिकी पत्रकार गैरी बैस द्वारा लिखी गई किताब द ब्लड
टेलीग्राम में खुलासा किया गया है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, उस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने खुफिया तौर पर भारत को हथियार मुहैया कराए थे, वो भी तब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत के खिलाफ दुनिया को लामबंद करने में लगे थे। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब 1971 ए ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि इजराइल खुद हथियारों की कमी का सामना कर रहा था। भारत को सीधे हथियारों की आपूर्ति करने में वह असमर्थ था, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने सिर्फ एक अनुरोध के साथ ईरान जाने वाली खेप का रुख भारत की ओर कर दिया। उनका अनुरोध यह था कि हथियारों के बदले में भारत राजनयिक संबंध स्थापित करेगा। इस वक्त तक इजराइल के साथ भारत का न तो सुरक्षा संबंध था और न ही राजनयिक संबंध था, जबकि इजराइल इस बात के लिए बेकरार रहता था। नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान भी इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हो सका। 1971 में इजराइल की मदद के बावजूद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत फिलिस्तीनी मुद्दे का कट्टर समर्थक बना। इंदिरा गांधी सरकार ने लगातार फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया और इजरायली कब्जे की निंदा करते हुए टू स्टेट सॉल्यूशन की वकालत की। यासर अराफात और इंदिरा गांधी के संबंध काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए 1974 में भारत ने आधिकारिक तौर पर यासर अराफात के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दे दी। हालांकि साल 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। यह भारत की विदेश नीति के एक ऐतिहासिक बदलाव था। दोनों देशों ने दिल्ली और तेल अवीव में दूतावास खोले। फिर साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इजराइल के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी। हालांकि इन सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने भी संबंधों को मजबूती देने के लिए कुछ कदम उठाए थे। दोस्ती के लिए भारत की हिचकिचाहट के बाद भी इजराइल हमेशा भारत के लिए मददगार साबित हुआ। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान तो वो हमारे लिए संकट मोचक के रूप में आया। कारगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को इजराइल से लेजर डेजिग्नेटर पॉड आए और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की मदद से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को सर्विलांस और बॉम्बिंग के लिए जरूरी सामान भी दिया, जो इससे पहले तक भारतीय सेना के पास नहीं थे। कहते हैं इस दौरान इजराइल पर कई देशों का दबाव था। इन सभी को दरकिनार करते हुए इजराइल ने हमारी मदद की थी। इतना ही नहीं, इजराइल ने पाकिस्तानी सेना के रणनीतिक ठिकानों का पता लगाने के लिए अपने सैन्य उपग्रहों से तस्वीरें भी उपलब्ध कराई। इतना कुछ होने के बाद भी भारत और इजराइल को एक दूसरे के यहाँ आधिकारिक तौर पर दूतावास खोलने में 42 साल लग गए। दरअसल दोनों देशों के बीच अजीब सी पर्देदारी रही। दोनों देश आतंकवाद से जूझ रहे थे। ऐसे में इनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इधर वक्त बीतने के साथ साथ भारत में सत्ता और सोच बदलने लगी थी। साल 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सारी पर्देदारी हटा दी गई, क्योंकि हालात बदल चुके थे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल के तेल अवीव शहर के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमें 70 साल से आपका इंतजार था। बेंजामिन नेतन्याहू भावुक अंदाज में कहा था कि दोनों देशों के रिश्ते वैवाहिक संबंधों जैसे हैं और यह रिश्ता स्वर्ग में बनी शादी है। आज दोनों देशों के बीच कई अहम करार और साझेदारियां हैं।
भारत और इजराइल की दोस्ती रक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है जो आपसी विश्वास और साझा हितों पर आधारित है। हाल ही में नवंबर 2025 और जनवरी 2026 में हुए रक्षा समझौते और नेताओं की बातचीत में एआई, साइबर सुरक्षा और उन्नत हथियार प्रणालियों में सहयोग को और मजबूत किया है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल की दोस्ती हमेशा किसी शोर शराबे की मोहताज नहीं रही। वह उन रिश्तों जैसी रही है जो भीड़ में नहीं बल्कि अंधेरों में हाथ थाम लेते हैं। जब दुनिया की नज़रें दूसरी ओर थी तब भी इजराइल ने भारत की ओर बढ़कर खामोशी से अपना कंधा पेश किया। मुसीबत के पलों में बिना शर्त, बिना मंच और तालियों के भारत खुलकर आगे नहीं बढ़ पाया, मगर इजराइल के दिल से साथ रहा। यह दोस्ती किसी सार्वजनिक ऐलान की नहीं बल्कि भरोसे की भाषा बोलती रही, ऐसी भाषा जो संकट की रातों में समझ में आती है, जब शब्द कम पड़ जाते हैं और साथ ही सब कुछ कह देता है। इजराइल की सिर्फ सरकार ही नहीं, वहाँ के लोगों के लिए भी भारत के प्रति बहुत प्यार है। पिछले दिनों वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन देशों के नाम और प्रतिशत बताए गए हैं जिनकी भारत को लेकर सोच सबसे ज़्यादा सकारात्मक है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर इजराइल का नाम है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने फ्यू रिसर्च सेंटर की 2023 की रिपोर्ट के आधार पर लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इजराइल के 71% लोग भारत के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं। दोनों देश सांस्कृतिक तरीके से भी आपस में जुड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में यहूदियों का आगमन लगभग 2000 साल पहले हुआ था। उस समय से लेकर अब तक भारत में यहूदी शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। इस बात से खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी सहमति रखते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में यहूदी रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी उनके उत्पीड़न की घटना सामने नहीं आई। हम आपको बता दें कि भारत में यहूदियों का आगमन लगभग 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य द्वारा यरूशलेम के विनाश के बाद केरल के मालबार तट से शुरू हुआ, जहां वे सुरक्षित ठिकाना और व्यापार के अवसर पाकर बसे। बाद में 18वीं 19वीं सदी में बगदादी यहूदी मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में व्यापार के लिए आए, जबकि कुछ समूह जैसे बेने, मेनासे पूर्वोत्तर भारत में बसे और इन सभी ने मिलकर भारत के यहूदी इतिहास को समृद्ध किया, जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने और बेहतर जीवन की तलाश में आए थे। भारत यहूदियों के लिए सदियों तक एक सुरक्षित घर रहा जहां उन्होंने अपनी संस्कृति और पहचान बनाए रखी। हालांकि 1947 में इजराइल देश बनने के बाद भारत में उनकी संख्या कम होने लगी। आज यहूदियों का देश इजराइल हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है, जिस पर हम आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, नमस्कार, आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।